तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। तो लास्ट क्लासेस के अंदर जैसा कि अपन लोगों ने देख लिया था, डेंसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट अपन लोगों ने देखे थे, जिसके अंदर अपन ये देखा था कि डेंसिटी कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी दो टाइप की है, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो है दैट इज डायरेक्टली वी कैन से दैट मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट, मास ऑक्यूपाइड इन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट कैन डायरेक्टली बी सेड एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना। तो यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लाइक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और केजी पर मीटर क्यूब होती है। उसके अंदर मैंने कन्वर्जन आपको रिलेशन बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डायरेक्टली 1 ml के इक्वल होती है। तो हम डायरेक्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट हमारे पास है बच्चों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर ml लिख सकते हैं। और अक्सर उसमें हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। रिलेटिव डेंसिटी मैंने आपको दो टाइप से बताई थी। एक तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो होती है सॉलिड और लिक्विड्स के लिए, जिसको अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी डिफाइन करते हैं। We also define that particular thing with specific gravity. Alright? उसके अलावा हमारे पास और क्या होता है? एक हमारे पास होती है वेपर डेंसिटी, जो कि पर्टिकुलरली गैसेस के लिए डिफाइन होती है। उसके लिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके बताया था। और फाइनल हमने वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था बच्चों, वो हम लोगों ने देखा था कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। अगर जनरल केस है, आपको कुछ मेंशन नहीं किया, अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो हम उसको केवल हाइड्रोजन गैस ही लेंगे। और देन फर्दर हम हमारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेसिकली अगर हम लोग इनको स्कूल एग्जाम्स में बात करें तो दे आर वेरी हेल्पफुल, है ना। देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी एंड मेनी अदर रेफरेंस बुक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। ऑलराइट, सो फर्दर, है ना, if we talk about percentage composition, basically what is percentage composition, है ना। Our first topic is percentage composition. So now we are going to learn that what is percentage composition. Actually percentage composition है क्या भाई? मेरे पास जो है, मान लो कोई भी चीज का 100 ग्राम है, उसके अंदर 10-12 अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग कॉम्पोजिशन में मिली हुई हैं। तो सिंपल सा जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो मेरे लिए क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो भी मास मैंने या जो भी पार्ट उसमें मिलाया है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स इट, काम खत्म, मेरा काम हो गया। राइट, काम खत्म और मेरा काम आसानी से हो गया। जैसे ही मेरा काम वहां पर हुआ तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी यही अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर मैं किन चीजों के बेसिस पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिफाइन करूंगा? तो आई विल डिफाइन देम बाय मास ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। इनके बेसिस पर मैं इसको डिफाइन करूंगा। लाइक हाउ? सो सी हियर दैट परसेंटेज ऑफ any element present in a particular compound can be given as mass of element, which we have already discussed in the previous videos and previous classes कि molar mass हो सकता है, molecular mass हो सकता है, atomic mass हो सकता है, that can be anything. So basically यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो हम क्या लिखने वाले हैं? We are going to write gram atomic mass. We are going to write what? Gram atomic mass. That is GAM. राइट, नीचे हम जो लिखेंगे दैट विल बी मास ऑफ कंपाउंड, तो वी कैन डायरेक्टली से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज GMM. सो दीज आर द जनरल केसेस अनलेस अदरवाइज मेंशन। अभी भी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इसकी जगह हम GAM लिख सकते हैं, इसकी जगह हम GMM लिख सकते हैं। ऑलराइट, एक बार मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैं एक बार इनको दोबारा से लिख दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग इशू। सो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100. सो फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली गेट द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट. ऑलराइट, unless otherwise mentioned the mass will be gram atomic mass and actually not or and gram molecule mass. और अगर आपको कहीं दे दिया गया है तो फिर हम उसको उस तरीके से कंसिडर करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी शुड डिस्कस द एग्जाम्पल, राइट? So when we are going to discuss an example, what is the example? Like if I say that in calcium carbonate, calculate percentage composition
percentage composition of calcium, carbon and oxygen. Alright, calculate percentage composition of calcium, carbon and oxygen. Very good. So nothing is given. We know very well about the gram atomic mass and gram molecular mass. So how will we calculate the percentage composition of calcium, carbon and oxygen? So the solution can be, first of all, I need to know about the mass of element, like gram atomic mass of element of calcium. So whenever we are finding out percentage of calcium, right, we will say a mass of element. What will be the gram atomic mass of calcium? 40 gram per mole, as we know, divided by calcium carbonate का mass 40 plus 12 plus 48, that will be 100. So multiply by 100. ये cancel out, the percentage will be 40%. Similarly, we can calculate the percentage of carbon. 12 upon 100 multiply by 100. Cancel 12%. Now you know very well that out of three components or out of three elements, we have already found the percentage of calcium and percentage of carbon. आप लोगों ने already क्या निकाल लिया बेटा? कैल्शियम का परसेंटेज निकाल लिया है और कार्बन का परसेंटेज निकाल लिया है. तो देयर आर नाउ टू मेथड्स कि या तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दो तो बचे हुए का आ जाएगा, या फिर हम हमारे मेथड को अगर फॉलो करेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16 अपॉन 100. सॉरी, नॉट 16. नाउ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. हाउ मेनी एटम्स आर देयर? कितने एटम्स हैं बच्चों? 3 एटम्स आर देयर. अगर एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 ग्राम पर मोल है, इट मीन्स 3 का मास 48 होगा. दिस इज द कॉमन मिस्टेक. This is the common mistake. Alright. So this is 48 multiplied by 100. Directly it is cancelled out 48%. और कभी भी अगर आपको आंसर को टैली करना है, जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पर 16 लिख देता, तो परसेंटेज विल बी 16. Now there is a gap of 32%. How will you cover it? Like you have already got only 3 elements: calcium, carbon and oxygen. So from there you can consider it. Getting my point? बहुत बढ़िया. एक बार इसको यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे. आई होप आपने इसको नोट कर लिया है. ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन इस तरीके का देखते हैं जिसमें अगर आपको मास दे दिया जाए, जैसा कि मैंने कहा ना, अनलेस अदरवाइज मेंशन. तो अगर अदरवाइज आपको मेंशन करके दे दिया जाए तो व्हाट विल यू डू? राइट, सी हियर प्लीज. हाँ, हम इसको केवल यहां से हटा लेते हैं एक बार. ऑल वी नीड ओनली दिस थिंग. राइट, सो हियर वी आर that I've got a question like तो complete compound है मेरे पास, right? जैसे like simple question लेते हैं. CO2 है जिसका मेरे पास only 10 ग्राम है ना. I've got 10 grams of CO2 gas in which carbon is present 4 gram and oxygen is present 6 gram. It is understood already, है ना? It is understood already. Now what will I do? Now what will I do? Like you, we can say that oxygen is present only 3 gram. है ना? O एटम की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना. ठीक है. Now I want you to calculate the percentage composition. Like here it is otherwise mentioned, है ना. Now there is no need to take gram atomic mass and gram molecular mass. Alright. So go with these terms. Like I am asking about the percentage of carbon and oxygen. Right. Now सॉल्यूशन मुझे करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन मुझे निकालना है. तो व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट ओवर हियर? 4 ग्राम. इट इज गिवन टू यू. सो नाउ देयर इज नो नीड टू पुट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन द फॉर्मूला. नाउ यू विल डायरेक्टली पुट दीज वैल्यूज, बट डू सम ट्रिक. लाइक ये 4 ग्राम है, अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 40% इज व्हाट? कार्बन. नाउ आई हैव गिवन टू यू दैट O atom is of 3 gram. So that means O2 is 6, right? So percentage of oxygen is equals to 2 into 3 divided by 10 multiplied by 100. 0 से 0 cancel हुआ, it will be 60%. And now you can see the sum of both percentages is 100%. So अगर आपने 3 ग्राम को यहाँ पर ओनली पुट किया, कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जल्दबाजी में करते हैं और 3 ग्राम को आपने डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया. तो अगर आपने 3 ग्राम को यहाँ पर पुट कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपका आंसर आएगा ओनली 30%. And 40 plus 30 makes only 70%. There is still a gap of 30% in your answer. Right? Good? Very good. Please note it down. फिर हम आगे चलें. I hope नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना?
So now we will move to empirical formula and molecular formula. A very very important topic. ये मुझे आपको बताना था क्योंकि इसके बिहाफ पर ही हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. So see here that we are going to calculate the empirical formula and molecular formula. So here we are and here we go. आइए. Now our topic is empirical formula and molecular formula. Molecular formula. Alright. So अब है ना, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे क्योंकि अक्सर क्या होता है आपको इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होता, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने पहुंच जाते हो और एक पर्टिकुलर वे कि आपको किस तरीके से उसको सॉल्व करना. राइट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला को आई एम राइटिंग EF. एम्पेरिकल फॉर्मूला का सिंबल बना लेते हैं EF और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंबल अपन बना लेते हैं MF. ठीक है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला डिपिक्टिंग द सिंपलेस्ट रेशियो, द simplest ratio of elements present in the compound. सर ये तो कुछ जमा नहीं. सिंपलेस्ट रेशियो क्या मतलब? भाई मान लो मैं आपको, है ना, लेकिन ये चीज में बहुत बात बताऊंगा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि फॉर्मूला डिपिक्टिंग the actual number of atoms है ना present in the compound. So, सर इसका मतलब क्या हुआ? गौर से सुनना. एग्जाम्पल से बता रहा हूं. अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला मान लो CH2O है, तो मान लो CH है ना. Here is the ratio of carbon and hydrogen is 1:1. Now you know the various compounds which holds this particular simplest ratio, but the number of molecules will always differ in that. Like C2H2 C6H6. It is called acetylene. It is called what? Acetylene. Here you can see the actual numbers of carbon and hydrogen are 2. Here are carbon 2 atoms, hydrogen 2 atoms. But if I take the simplest ratio, that will be only 1:1. Getting my point? That these are the actual number of atoms actually. So these are what? Molecular formula. Similarly, it is called benzene. It is called what? Benzene. Right? So carbon having 6 atoms, hydrogen having 6 atoms. Now once again you can see कि अगर मैं फिर से इनका क्या निकालू, रेशियो निकालू, तो 6:6 can be cancelled out to 1:1. And once again we have got the ratio that is 1:1. So this is actually the mean of empirical formula and molecular. All right, all good, good. So we can predict the molecular formula with the help of empirical formula. हम लोग molecular formula निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से? empirical formula की हेल्प से. ऑलराइट. तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी. आई होप आपको क्लियर हुई होंगी. अगर डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए. आई विल क्लियर इट, है ना. नाउ सी ओवर हियर के देयर इज अ फैक्टर इंट्रोड्यूस्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड n. राइट. इक्वल्स टू n, है ना. क्या है बताऊंगा. molecular formula mass divided by empirical formula mass. This is called equivalent factor. It is called what? Equivalent factor. जो आपके मोल कंसेप्ट के पार्ट सेकंड या जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं उसमें काम आता है. इसको हम 12th में जाकर एन फैक्टर भी बोलते हैं, हम इसको कई बार वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, एंड देयर आर मच मोर थिंग्स. हम इसको एसिडिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार बेसिसिटी भी बोलते हैं. देयर आर मेनी मोर थिंग्स, बट राइट नाउ इट इज इक्विवेलेंट फैक्टर. नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म
for empirical formula mass, that is called equivalent weight. Equivalent weight or mass, you can say. Okay, so if ever in the future, we are going to discuss, if I say that calculate the molecular formula mass with the help of equivalent weight, then what you have to do? Just multiply it by n factor. But right now हमारे पास क्योंकि n factor निकालने के लिए इतनी चीजें अभी नहीं है, और ना ये मैं बता भी नहीं रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट सेकंड के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो अब जब मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस, आई विल नीड दिस, दैट इज द रीजन कि मैंने n को आपको सबसे पहले बताया। तो whenever you need to find out the molecular formula, just multiply this into empirical formula. So in this way we can calculate the empirical formula and molecular formula. I hope आपने इसको समझा होगा। एक बार आप इसको नोट करिए, हमें क्वेश्चन के थ्रू इसको आगे बढ़ेंगे और फिर हम इसको समझेंगे। प्लीज नोट कीजिए इसको। So I hope आपने इसको नोट कर लिया होगा। Now we are going to discuss a question, है ना, which is given in our NCERT book. Alright? So here we are. मुझे इसको मिटाना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। काश मेरे पास चारा होता तो मैं गाय को खिला देता। मजाक कर रहा हूँ। माहौल, हंसी मजाक का माहौल बना रहना चाहिए, तो बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होना चाहिए, राइट। सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट determine the molecular formula of an oxide of iron having molar mass 160 gram per mole, having molar mass 160 gram and Fe is 69.9%, oxygen is 30.1% present in this. Now the question in NCERT is only for the prediction of empirical formula, but मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये कर दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रेडिक्ट करने के लिए आपको कह दिया है। तो एज यू नो कि अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, अभी आपने जस्ट नोट किया होगा, तो अगर हमको क्या निकालना है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो हमको सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस। रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर प्रोवाइडेड विद परसेंटेज, जस्ट अज्यूम द होल कंपाउंड विद अ मास ऑफ 100 ग्राम, उससे आपकी कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा। अगर 100 ग्राम टोटल है तो इसका मतलब 69.9 ग्राम आएगा और ये 30.1 ग्राम है। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट बाय एक्स, आप उससे भी कर सकते हैं। एक को एक्स मान लो, एक को 100 माइनस एक्स मान लो और कंप्यूटर को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दो। इसके लिए आप जा सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास वाले पोर्शन में, हमने परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स को मल्टीप्लाई करके निकाला था, रिमेंबर। तो उसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर आइसोटोप्स नहीं है, हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो हम एक्स की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा हमको करना ही क्यों है बेसिकली। तो ऑलवेज ड्रॉ अ टेबल, रिमेंबर, लाइक एलिमेंट सबसे पहले, तो वी हैव गॉट 2 एलिमेंट्स Fe and O, राइट। आफ्टर दैट वी विल राइट मास। तो व्हाट इज मास, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है उसी को मास बना। अगर परसेंटेज नहीं दे करके आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या, जो मास मैंने बताया, तो आप परसेंटेज की कैलकुलेशन करना जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर है? गुड। तो यहां हम आते हैं 69.9 ग्राम, तो ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 30.1 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। एक हम कॉलम बना लेते हैं एटॉमिक मास का, राइट। तो एटॉमिक मास की जगह हम ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक। सो इट इज बेसिकली 56 और ऑप्शन का क्या होता है बेटा 60। वी नो वेरी वेल। अब हमें जो है मोल्स निकालने हैं। 30.1% इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हमें इसके मोल्स निकालने, अब मोल निकालने में तो माहिर, हमें करना क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सबसे सिंपल फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो वी आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस, 69.9 डिवाइडेड बाय 56, और यहां हम इसको लिख देंगे 30.1 डिवाइडेड बाय 60। Am I right? There is nothing wrong. Can you calculate this for me? Please calculate. Please calculate. लिया, तो ये तो आपका आया होगा कितना 1.24 और ये आया होगा 1.88, यानी इतने मोल्स मेरे पास हैं।
अब मुझे क्या करना है, यहां से अब मेरा काम चालू होता है। ये तो वो है जो अब तक हम प्रीवियस क्लास में करते हुए आ रहे हैं। अब मुझे निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो, राइट। तो आई विल राइट ओवर हियर सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो की जैसी बात करूंगा, इन दोनों में से जो छोटे मोल्स हैं उसका डिवाइड सब में कर दो। इन दोनों में से जिनके मोल्स कम हैं उसका डिवाइड सारे से कर दो। अभी चलो दो एलिमेंट्स है, मान लो 4 आ जाए आपके पास, मान लो 2 आ जाए, 3 आ जाए आपके पास। मोल्स में सबसे छोटी क्वांटिटी जो आ रही है उसको उठाओ, सबसे डिवाइड, सबको डिवाइड कर दो उससे। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24 विल बी इक्वल्स टू 1। 1.88 divided by 1.24 is equals to approximately you will get 1.5. But as you can see, this is not the simplest ratio as there is decimal in it. तो क्यों ना मैं इन दोनों को केवल डबल कर दूं। अच्छा रिमेंबर, डायरेक्ट इस तरीके से आप मत करिएगा इसको, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि रफ में करिएगा इसको। पहली चीज में पहले कहता हूं ये रफ है, ये फेयर नहीं है। अगर मैं लिखूं 1.5:1, मैं यहां से पॉइंट को हटाऊंगा, अपॉन 10 लगाऊंगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखूंगा 15:10, क्योंकि 10 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ये कैंसिल आउट होकर मेरे पास आ जाएगा 3:2। तो एज यू कैन सी वी हैव जस्ट डबल्ड इट, राइट। तो सिंपलेस्ट रेशियो विल बी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 by 3, राइट। इसको हम यहां से हटा देंगे। तो जैसा मैंने कहा ये रफ काम है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। सो नाउ यू हैव द सिंपलेस्ट रेशियो, एंड जैसे आपका सिंपलेस्ट रेशियो आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कहता है, क्या कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? फॉर्मूला डिपिक्टिंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। So this is the simplest ratio. So therefore the empirical formula is Fe2O3. Very well. ये हमारा पहला आंसर है। ये तो एनसीईआरटी तक का है। अब इसके आगे जो मैंने क्वेश्चन में ऐड किया है वो मैंने किया मोलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो मुझे फॉर्मूला उसका पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू N इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या मैं सही हूं? यस सर, वेरी गुड। अगर मुझे ये चीजें पता है तो इसका मतलब मुझे पहले n की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर लो। तो मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जिसको मैं मोलर मास ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या क्या गिवन है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है मुझको, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ये रहा, दोनों की वैल्यूज को पुट कर दूंगा। ये 160 दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 160 आएगा। 56 इंटू 2 112 प्लस 16 इंटू 3 48, 112 प्लस 48 कितना हो गया? 160 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, राइट। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू Fe2O3 कितना आ गया बेटा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्टीमेटली? टेल मी फास्ट। Fe2O3, वेरी गुड। सो हियर इज द आंसर। अच्छा सर, अगर यार 2 आ जाता तो हम इसको लिखते हैं Fe4O6। अगर यहाँ पर सर 5 आ जाता तो हम इसको लिखते हैं Fe10O15, like that. So this was the complete concept, है ना, of empirical formula and molecular formula. So एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन इसको कर लिया होगा। तो दिस वॉज द बेसिक फंडामेंटल। इसके ऊपर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.34, ऑलराइट। वो क्वेश्चन कहता है कि वेल्डिंग फ्यूल जो है वो कंसिस्ट करता है केवल कार्बन और हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1.34, रिमेंबर, है ना, मे बी इट कैन 1.34। एक वेल्डिंग फ्यूल है जो आपको दे रखा है लगभग जो केवल कंटेन करता है कार्बन और हाइड्रोजन को, ऑलराइट। तो इफ इट ओनली कंटेन्स द कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके बाद आपको उसकी क्या दे रखी है बेटा? वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। कि उसको अगर मैं बर्न कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आई एम गेटिंग 3.38 ग्राम ऑफ CO2, I am getting 3.38 gram of CO2 and 0.690 gram of H2O, ये मुझे दिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि 10 लीटर ऑफ दिस गैस, 10 लीटर ऑफ दिस गैस एट STP weighs 11.6 ग्राम, weighs 11.6 ग्राम। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछे। पहला आपसे पूछा गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा आपसे पूछा गया है मोलर मास, और तीसरा आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये 3 चीजें आपसे पूछी गई। ऑल गुड। अब आपको एक बार अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.34 ट्राई करना है विथ कंबाइनिंग द ऑल कंसेप्ट्स जो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। कोशिश करनी है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में उसी क्वेश्चन से करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग हमारे अगले टॉपिक पर चलेंगे। बेसिकली हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टोइकियोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे तो स्टोइकियोमेट्री, बात एक ही।
ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टोइशियोमेट्री इन दैट सेशन पर्टिकुलरली, है ना। द वीडियो विल बी आउट इन 5 to 7 days एज ऑलराइट। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि आप सबको सबसे हार्ड लगता है टॉपिक, उसको सबसे इजीएस्ट वे में आपको करके बताऊंगा। 3-4 क्वेश्चंस हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली जेई में पूछे गए हैं, जो प्रीवियसली स्कूल एग्जाम्स की प्रेफरेंस पर रहते हैं। बीइंग अ टीचर आई नो दैट व्हाट विल बी द प्रेफरेंसेस ऑफ अदर रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑलराइट। तो हम उस बारे में भी बात करेंगे कि हम स्कूल एग्जाम्स में भी कैसे अच्छा गेन कर सकते हैं, और कंपटीशन एग्जाम्स में लाइक जेई आपसे क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री से तो एटलीस्ट पूछा जाता ही है। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर एक अच्छे लेवल का पेपर हमारे पास आ रहा है तो वहां पर तो एटलीस्ट ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर आपसे वो चीजें वहां पर पूछी जा रही हैं, दैट मीन्स के वी आर गोइंग, है ना, टू लर्न दैट वेरी स्मूथली, और उस टॉपिक को इतना इजी बना के पढ़ाऊंगा कि आप कहेंगे अरे सर ये तो हो गया, है ना, लगना चाहिए, क्या मजा आया, राइट। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द टुडे सेशन एंड स्टे होम, स्टे सेफ, ऑलराइट। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं, थैंक यू।